हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैंगे, उन सभी के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम रह गया है उनका एग्जाम्स में। तो जैसा कि मैं हर बार आपको प्रोवाइड करवाता हूं, अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूं जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैंगे, उन सभी की यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट यूनिट को एक वीडियो के अंदर एक वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करवा दूंगा। सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीजें आपकी डिटेल में कवर हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है अच्छे से नहीं हुई है, तो वो सारी चीजें अब आपकी इस वन शॉट रिवीजन वीडियो से कवर होने वाली है। सारी सब्जेक्ट की सारे सेमेस्टर के लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो आने वाली है। सारे सब्जेक्ट की आपको धीरे धीरे चैनल पर अपलोड मिल जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो धीरे धीरे करके एक एक करके आपके पास सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको अवेलेबल होने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, बीकॉम ऑनर्स या प्रोग्राम कोर्स के, उन सभी के पास जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस का, उसकी यूनिट नंबर 2 की वन शॉट रिवीजन, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इस कंप्लीट यूनिट को हम एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। सबसे पहले देख लेते हैं आपके सिलेबस में दिया क्या क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, फिर कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। ये चीजें आपको कवर करनी है। सिर्फ इतने ही, ये चीजें आपको 3 चीजें कवर करनी है और आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज environment in different country with factor prevalent in home environment of the organization which influence decision making of business by affecting use of resource and capability। क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट? इसे हम डिफाइन करते हैं जो अलग अलग कंट्रीज होंगी उनमें क्या एनवायरनमेंट है रिलेटेड टू बिजनेस, और उनके कंपैरिजन में जो हमारी होम कंट्री है उसके अंदर क्या एनवायरनमेंट है। इन दोनों का जो कंपैरिजन होता है, एनालिसिस होता है कि क्या फैक्टर हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं और ऐसे क्या फैक्टर हैं जो हमारे साथ साथ उस कंट्री के बिजनेस को भी मतलब कॉमन है, जो सिमिलर कैरेक्टर है। उन सारी चीजों को समझने का जो कॉन्सेप्ट होता है वही आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। कि अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना है तो किस एनवायरनमेंट के साथ हमें डील करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होंगे, किन किन चीजों से इंटरनेशनल बिजनेस अफेक्ट होगा। ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारी पार्ट बनती हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का। International business environment is defined as set of activity relating to industry commerce on an international level। ये क्या है? एक तरीके से एक्टिविटीज देंगी जो कि किससे रिलेटेड होती हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स से। किस चीज के? इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडस्ट्री के साथ डील करे और इंटरनेशनल लेवल पर कॉमर्स के साथ डील करे, वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती हैं। A firm's ability to design and adjust its internal variable to take advantage of opportunity offered by external environment। ये क्या होती है? फर्म की एबिलिटी होती है कि वो अपने इंटरनल वेरिएबल्स को किस तरीके से डिजाइन करें, एडजस्ट करें, जिससे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें ग्रैब किया जा सके। वो कहलाता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल थ्रेट पोसेस्ड बाय सेम एनवायरनमेंट डिटरमाइन। और उसके साथ में ये भी देखें कि इस एनवायरनमेंट में थ्रेट क्या है, मतलब खतरा क्या है, तो वो चीज कहलाती है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, अब आता है, ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एवरी बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंटरनल फैक्टर एंड इट्स कन्फ्रंटेड विद द सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। क्या बोला है कि कोई भी बिजनेस होता है उसके इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बिजनेस के अंदर होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस के बाहर होती हैं और बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। द इंटरनल फैक्टर आर जनरली रिगार्डेड एज कंट्रोलेबल while द एक्सटर्नल फैक्टर आर बाय लार्ज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला है? जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो बिजनेस के अंदर होते हैं, जबकि जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो बिजनेस के बाहर होते हैं कंट्रोल के। An environmental or external factor are beyond the control of firm, its success depend large extent of adaptability of environment। जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो कंपनी के कंट्रोल के, फर्म के कंट्रोल के बाहर होते हैं और इनकी सक्सेस किस चीज पर डिपेंड होती है कि उन्हें कितने अच्छे से अडेप्ट किया जाता है।
Thus, the business environment comprise of both micro and macro environment. The micro environment refers mainly to industry within which it operates. It consists of factor in immediate environment that affect the performance of firm. अब जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है बिजनेस का, उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? ऐसे फैक्टर जो कि इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं, बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और जिनके चेंज होने से बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, वो कहलाते हैं आपके माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। सच एज सप्लायर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, आपके मार्केटिंग इंटरमीडिएरी हो गए, कस्टमर हो गए, ये सारे हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं। वहीं द मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सोसाइटियल फैक्टर दैट अफेक्ट फैक्टर इन द कंपनीज। माइक्रो एनवायरनमेंट, ये माइक्रो नहीं मैक्रो आएगा। मैक्रो एनवायरनमेंट सच एज डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर जो लार्ज स्केल पर होते हैं और जो कि कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं, लेकिन कंपनी को इनडायरेक्टली तरीके से अफेक्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके ऑपरेशंस को। इसके अंदर क्या-क्या आता है? आपके डेमोग्राफिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है? अब आता है आपका, इनमें से आपको जो-जो फैक्टर पढ़ने हैं, तो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट फैक्टर के बारे में आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले इनको देखते हैं। तो अब है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड पॉलिटिकल सेटअप इन विच बिजनेस यूनिट इज ऑपरेटिंग। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है? जितने भी लॉ एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क होता है या जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, वो सारे आते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट में, जिसके अंदर एक बिजनेस ऑपरेट करता है। द स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप एंड लीगल फ्रेमवर्क इन इकोनॉमी इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ये पॉलिटिकल सेटअप और लीगल फ्रेमवर्क होता है, ये बिजनेस के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट फैक्टर इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया। ये कहाँ पर ज्यादा होते हैं? जैसे कि ऐसी जगह जहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, इंडिया जैसे कि। एंड इट हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन वर्किंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव आर थ्री मेजर ऑर्गन ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के तीन मेजर फैक्टर पार्ट कौन कौन से हैं? ऑर्गन, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये तीनों बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट। क्या क्या चीजें आती है इनके अंदर? सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो कंट्री का, मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस हो गए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ब्यूरोक्रेटिक कितनी है, डिलेज कितनी होती है, ये सारी चीजें। सेकंड आता है लीगल रूल्स ऑफ द बिजनेस, उनकी फॉर्मेशन से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस से रिलेटेड। थर्ड आता है इसके अंदर डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी की, डिफेंस एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल रिलेशनशिप विद अदर कंट्री, ये सारी चीजें कैसी हैं? ये सारी चीजें पार्ट बनती हैं आपके पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट का। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस एनवायरनमेंट को। एक होता है प्रमोटिंग, एक होता है रेगुलेटरी। तो promoting environment include the stimulation of business interests at the provision of various incentive and facilities, thus protecting home product and market from the influence of foreign competitor, taking direct role of promoting business insurance। promoting environment के अंदर क्या आता है? ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीजें आती हैं जो कि किस लिए यूज करी जाती हैं? डोमेस्टिक बिजनेस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए कुछ इंसेंटिव हो गए, कुछ आपके फैसिलिटीज हो गई, ये प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिससे जो डोमेस्टिक बिजनेस है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, वो प्रमोट हो और जो फॉरेन बिजनेस हैंगे वो मोनोपोली क्रिएट ना कर पाए। इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफर दिस फैसिलिटी इन फॉर्म ऑफ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन, प्रमोटिंग बिजनेस अब्रॉड, promoting business in public and joint sector, concession and benefit to various type of industry located in specified areas। इंडिया के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो कई सारी तरीके की फैसिलिटीज देती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है बिजनेसेस को, जिससे क्या होता है, ये जो बिजनेस होते हैं वो प्रमोट होते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ रुकावटें लगा देता है। These restrictions are not arbitrary in nature but are based on nature of social system and are effective means of instrument of achieving the desirable level of social welfare in the country।
ये जो होती हैं रिस्ट्रिक्शन वो आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, मतलब कुछ एक तरीके से कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाई जाती हैं। ये सिर्फ इसलिए लगाई जाती हैं ताकि जो हमें सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है बिजनेस से उसे अचीव किया जा सके। In India, the regulatory environment consists of factors relating to regulation of business operation by prescribing their freedom to operate in area of business and practice that required to follow in conducting business. इंडिया के अंदर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, ऐसी चीजें जो बिजनेस ऑपरेशन को रेगुलेट करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि किस एरिया में उन्हें बिजनेस करना है, कितने लेवल का बिजनेस करना है, ये सारी चीजें। तो ये दो तरीके के आपके पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट पार्ट होते हैं, रेगुलेटरी वाले और प्रोमोटिंग वाले, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इट बेसिकली रेफर्स टू सेट ऑफ वैल्यू, आइडियल, एटीट्यूड, बिलीफ, डिजायर, एक्सपेक्टेशंस व्हिच डिस्टिंग्विश वन ग्रुप फ्रॉम दोज अनदर। मतलब वो सारी चीजें किसी भी पर्सन की क्या वैल्यू है, क्या आइडियाज है, क्या एटीट्यूड है, क्या बिलीफ है, क्या उसकी डिजायर्स हैं, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि उस पर्सन या उस बिजनेस को किससे अलग करती हैं, दूसरे पर्सन या बिजनेस से अलग करती हैं। वो चीज कहलाती है आपकी सारी कल्चरल एनवायरनमेंट की कंपोनेंट। The organization need to aware of how social and cultural factor can directly influence the way they manage their operation, particularly human resource and marketing। तो businesses को, organization को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से social और cultural factor रहेंगे जो कि उनके business को directly, उनके business के operation को किस तरीके से वो काम करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इन चीजों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन सारी चीजों का बिजनेस को उनके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली जो सबसे ज्यादा ये कल्चरल और सोशल फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को और मार्केटिंग को, तो इनके बारे में स्पेशल फोकस चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन को। द एग्जीक्यूटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अवेयर ऑफ सेंसिटिव वैल्यू एंड आइडिया पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट अपब्रिंगिंग एंड बैकग्राउंड। जो एग्जीक्यूटिव है मतलब जो मैनेज करते हैं बिजनेस को, उनको पता होना चाहिए कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो अलग अलग किस किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, क्या उनका कल्चर है, क्या उनका वैल्यूज है, ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। चेंज इन एस्पिरेशन, हैबिट, कस्टम एंड वैल्यू लीड्स टू जनरेशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है अगर एस्पिरेशंस में चेंज आता है, हैबिट्स में चेंज आता है, कस्टम में चेंज आ रहा है, ये सारे क्या हैं आपके सोशल एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं, और इनमें चेंज आता है तो क्या हो सकता है, या तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है या थ्रेट बन जाता है। द एलिमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेनली थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट टू बी ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट के एलिमेंट होते हैं अगर वो चेंज होते हैं तो उनसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पर, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड है, जो उन्होंने प्रोसेस डिजाइन कर रखा है, जो प्रोडक्ट वो ऑफर करते हैं, ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। दीज एस्पेक्ट्स अफेक्ट द टोटल फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। ये क्या करते हैं, ओवरऑल टोटल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर देते हैं बिजनेस की। Organizational processes are designed keeping in the view of various social and cultural factors. Since the organization work for mediator for converting input into output and these output are given to society, it can produce only those things which are accepted by society। क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस डिजाइन करते समय जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें कल्चरल और सोशल फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनपुट लेती हैं सोसाइटी से, उन्हें आउटपुट देती हैं, तो जो वो आउटपुट दे रही है वो ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो। एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर अफेक्ट द गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से सोशल और कल्चरल फैक्टर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स और सर्विसेज जो वो ऑफर करते हैं उन्हें अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज फॉर बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक इनटू अकाउंट बिकॉज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इकोनॉमिक यूनिट ऑफ ऑपरेशन। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्योंकि जो बिजनेस हैगा वो भी एक तरीके की एक इकोनॉमिक यूनिट है, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट करती है। सिंस द मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल टर्म, और जो बिजनेस की मेजरमेंट होती है वो भी फाइनेंशियल टर्म में होती है। ऑफन मैनेजर कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन इकोनॉमिक फैक्टर, इसलिए जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी ज्यादा कंसेंट्रेशन किन चीज पर रखते हैं, इन इकोनॉमिक फैक्टर पर अपना ध्यान ज्यादा रखते हैं। The economic environment is important for non-business organization too because such organization depend on environment for their resource procurement which is greatly determined by economic factor। सिर्फ ये नहीं है कि एक अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखेगी, उसके अलावा अगर कोई नॉन बिजनेस एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी ध्यान में रखेगी। वो किस लिए रखेगी, क्योंकि जो वो रिसोर्सेज एक्वायर करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं, वो किससे, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से ही मिल पाते हैं। From the analytical point of view, various economic factors can be divided into two broad categories: general economic condition and factor of production।
दो ब्रॉड कैटेगरी में हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है आपकी? जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच वेरियस इकोनॉमिक फोर्सेज इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन वो चीजें बताती हैं कि जो इकोनॉमिक फोर्सेज हैंगे वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं। सच फोर्सेज इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एक कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, क्या वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, क्या फिजिकल पॉलिसी हैं, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कंट्री की जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी। However, the general economic condition are also affected by political and social factor। लेकिन जो ये जनरल इकोनॉमिक कंडीशन है ये भी किस चीज से इफेक्ट होती हैं? इन्हें भी जो पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर है वो इन्हें इफेक्ट कर देता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की पॉलिसी क्रिएट कर रही है। These economic condition affect national income, distribution of income, level of employment, factor market and product market। इन इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? आपकी नेशनल इनकम हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, फैक्टर मार्केट क्या है और प्रोडक्ट मार्केट क्या है। ये सारी आपकी जनरल इकोनॉमिक कंडीशन का पार्ट बनती है। नेक्स्ट रहेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय डिफरेंट फैक्टर इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजरल पर्सन एटसेट्रा। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कई सारे फैक्टर्स को अपने प्रोसेस में इंक्लूड करती हैं। कोई भी अगर उन्हें प्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए वो लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजरल पर्सनल का यूज करती हैं। ये चार फैक्टर जरूर होते हैं। तो द मैनेजमेंट शुड अप्रेज द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फैक्टर इनपुट सो दैट सुटेबल स्ट्रेटेजी कैन बी अडॉप्टेड फॉर देयर प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। तो मैनेजमेंट किस चीज का ध्यान रखती है कि इनकी जो ये चार फैक्टर हैं इनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकें कि इन रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करना है और किस तरीके से यूटिलाइज करना है। The easy availability of these resources facilitate the organization functioning. In addition to availability, cost of and quantity of resources are significant। तो अगर ये रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग अच्छी होगी। और उसके अलावा अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट को भी देखना होता है कि इनकी अवेलेबिलिटी के साथ साथ कॉस्ट भी हमें ऐसी मिले कि हमारा प्रोडक्शन कम से कम कॉस्ट पर हो सके और हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी इसी के साथ यूनिट नंबर 2 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। सारा कंटेंट आपको कवर करवा दिया, बहुत छोटी सी यूनिट है, कंप्लीट हो गई। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। थैंक यू।